हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग अशोक के बारे में, ठीक है ना। इसमें हम लोग की अशोक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये एक महान सम्राट कहलाते हैं, अशोक जो है महान सम्राट कहलाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है बुक में एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है ना। पहले जो है युद्ध किए, कलिंग युद्ध किए, जिसमें बहुत सारा, उसके पहले भी बहुत सारा युद्ध किए थे, लेकिन कलिंग युद्ध करने के बाद जो उसकी तबाही देखी, ठीक है ना, उसमें मृत्यु देखी, 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, युद्ध का त्याग कर दिया। मतलब कि पहले ये सब देखते हुए उसके बाद फिर क्या कर लिए, बौद्ध धर्म को अपना करके बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए युद्ध का त्याग कर दिए, ठीक है ना। तो बुक से हम लोग देखते हैं पहले कि एक बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है ना, मगध जिनके ऊपर राज्य कर रहे थे। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं शेर और स्तंभ वाले, ठीक है ना, शेर और स्तंभ वाले जो ये है अशोक स्तंभ है, जो कि भारत सरकार का प्रतीक भी है, भारत का प्रतीक भी है। तो शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, तो ये सब देखते हैं, और भी आपका सरकारी कागज़ में आपको यही प्रतीक दिखेगा, ठीक है ना। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पे क्या किया गया था, इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे, ठीक है ना। तो पत्थरों को काट कर बनाया गया था। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ का स्थापना भी किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद इससे पहले हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे उनके राज्य का साम्राज्य क्यों, राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। पहले देखिए, जनरली राज्य कहा जाता है, लेकिन साम्राज्य इनको क्यों कहा गया है, ठीक है ना। इनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है, ये हम देखेंगे। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी, ठीक है ना। 2300 वर्ष पहले की थी। तो 300 लगभग में 23 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना, मगध साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ये अशोक के क्या थे, दादाजी लगते थे, ठीक है ना, दादा लगते थे। तो चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक, ठीक है ना। ये इसके पुत्र और ये इसके पुत्र। फिर उसके बाद देखते हैं चाणक्य, जो कौटिल्य नाम से मशहूर हैं, ठीक है ना। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने क्या की थी, सत्ता पाई थी, ठीक है ना। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के किताब में मिलते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र नाम का किताब से आपको क्या लग रहा है कि इकोनॉमी का बात है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र तो अभी आप क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्र की किताब क्या है, इकोनॉमी नहीं है, ठीक है ना। जो इकोनॉमी की जनरल किताबें बुक होती है, या इकोनॉमी जिसे हम लोग आज जिसकी परिभाषा जिसकी अलग है, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा उस समय क्या थी कि शासन, जो राज्य में शासक जो है वो किस तरह से शासन करे, ये उसके बारे में दिया हुआ था। शासक सॉरी, शासक क्या करें, शासक जो किस तरह से शासन करेंगे, है ना, शासन के बारे में उल्लेख किया गया था इसमें। बहुत तरह से किस तरह से शासन करना चाहिए, क्या किस तरह की पद्धति रहना चाहिए, कर का हिसाब किताब क्या होना चाहिए, है ना, ये सब दिया हुआ है अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है। फिर जैसे वंश है, वंश तो आप समझते होंगे कि वंश किसे कहते हैं, ना। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वो एक ही वंश कहा जाता है, ठीक है ना। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, उसके बाद उनका पुत्र अशोक। तो ये एक तरह से क्या चला, वंश चला, है ना, एक तरह से क्या चला, वंश चला एक तरह से। फिर उसके बाद देखते हैं साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में क्या थे, बहुत से नगर थे, और इसमें साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर प्रमुख थे। तो राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, और बाकी उज्जैन और तक्षशिला जैसे क्या थे, नगर प्रमुख थे, ठीक है ना। तो एक तो राजधानी हो गई और उसके बाद नगर प्रमुख अलग हो गया, ठीक है ना।
तो वहाँ से भी नगर प्रमुख क्या हुआ, नगर प्रमुख हो गया प्रशासन के लिए जो आसपास जो है ना, मतलब दूर दूर तक प्रशासन जो है एक ही स्थान से नहीं किया जा सकता था, तो उसके लिए क्या किया गया था, नगर प्रमुख बनाया जाता था। नगर प्रमुख जो है क्या करता था, आसपास के वो अपने आसपास के नगर प्रमुख जो एक है, जैसे तक्षशिला है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मैप से समझिए, जैसे कि पाटलिपुत्र में यहाँ राजा रह रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड, जब वेट कीजिएगा इसके। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका जैसे पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र से यहाँ से मतलब कि यहाँ पर शासन करना बहुत मुश्किल है, यहाँ से यहाँ शासन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या कर दिए गए, नगर प्रमुख बनाए गए, ठीक है ना, तक्षशिला। अब ये अपने आसपास के क्षेत्र को क्या कर रहा है, इस जगह का प्रशासन चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रशासन चलता था, ठीक है ना। तो नगर प्रमुख हो गया। फिर बाकी देखेंगे इसके बाद, ये सब प्रमुख नगर हैं, ठीक है ना, जहाँ से हम लोगों को अभिलेख प्राप्त हुई है। तो दूसरी तरफ उज्जैन, तक्षशिला कहाँ थी, तक्षशिला जैसे कि देखते हैं उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अब ये देखिए तक्षशिला जो है, तक्षशिला क्या है कि उत्तर पश्चिम जाने के लिए, ये उत्तर पश्चिम हो गया। अब अभी तक आपको याद हुआ या नहीं, ये पूरब हो गया, ठीक है ना, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये कौन सा हो गया इलाका, पूर्वोत्तर, है ना, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। इधर दक्षिण पश्चिम बोलेंगे और इधर आपका उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस जगह, उत्तर पश्चिम इलाका। तो ये जो क्षेत्र था, तो तक्षशिला में क्या करता था, आने जाने का भारत में जो मध्य एशिया से, इधर जो मध्य एशिया पड़ जाता है, ठीक है ना, इधर जो मध्य एशिया पड़ जाता है, तो मध्य एशिया से क्या होता था, भारत के दक्षिणी भारत जाने का मतलब मध्य एशिया से आने जाने का ये मार्ग था, ठीक है ना। इस जगह बोलन दर्रा है, खैबर दर्रा है, ये सब दर्रे से क्या किया जाता था, मध्य एशिया से क्या किया जाता था, यहाँ आया जाया जाता था, मतलब कि भारत में आया जाता था, भारत आने का मार्ग था। बाकी दूसरी ओर उज्जैन जो था, उज्जैन जो है, ये जो देखते हैं ये क्या है, दक्षिण में जाने का मार्ग था, दक्षिण में जाने का मार्ग था, ठीक है। तो हो गया दोनों नगर प्रमुख के बारे में हो गया। नगरों में क्या होते थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, वो शिल्पकार रहा करते थे। व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। तो साम्राज्य के ये जो पूरा साम्राज्य है, इस साम्राज्य के पूरे क्षेत्र में क्या था कि किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। देखिए अशोक का साम्राज्य जो है ना, ये पूरा देख लीजिए आप, ये जो आपको एक अंदाजन बताते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र है ना पूरा भारत का, अभी वर्तमान भारत, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है ना, तो ये होते हुए, ठीक है ना, इधर भी थोड़ा सा पड़ता था। तो ये आपका क्षेत्र जो है ना, इस तरह से आप मान सकते हैं कि ये आपका क्षेत्र पूरे अशोक का साम्राज्य था, ठीक है ना। अशोक का साम्राज्य कहाँ तक है, इससे भी देख सकते हैं। और बाकी ये जो बाहर विदेश भेजे थे, तो उसमें आप देख सकते हैं अभिलेख, मतलब कि ये श्रीलंका इधर भेजे थे, ठीक है ना। तो श्रीलंका में उनका साम्राज्य नहीं था, लेकिन ये आपका पूरा भारत में इस पूरा क्षेत्र पे उनका राज चलता था। बाकी मध्य भारत में जैसे इलाकों में क्या होते थे, मध्य भारत के जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगल का हुआ करता था। वहाँ लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे, ठीक है ना, आखेटक वो खाद्य संग्राहक। तो उसके बाद साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, ठीक है ना। तो अपना भाषा भी क्या है, भाषा भी यहाँ पे अलग अलग बोला जाता था। और लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे। तो भोजन भी अभी भी देखते हैं ना भारत में, तो ये चीज़ परंपरागत लगता है जैसे चल रही है, ठीक है ना। ये भाषाएं भिन्न भाषाएं बोलती है, भिन्न प्रकार के भोजन होते हैं, भिन्न प्रकार के पर्व होते हैं, भिन्न प्रकार के पोशाक होते हैं। तो विविधताओं का देश है ना, विविधताओं का देश क्या है,
भारत। और फिर यहाँ के अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसके कुछ बिंदुओं पर नज़र डाल देते हैं। जैसे चूंकि साम्राज्य क्या है, राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राट को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। देखिए, संसाधन का ज़रूरत होता है साम्राज्य में ज़्यादा, ठीक है ना। किससे? राज्य से। राज्य से क्या होना चाहिए? राज्य से ज़्यादा संसाधन, राज्य से ज़्यादा संसाधन। फिर उसके बाद देखते हैं, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा, संसाधन चाहिए तो संसाधन के साथ कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती थी। एक तो सेना की ज़रूरत हो गई, सेना की ज़रूरत हुई तो उसके लिए क्या करना होगा? संसाधन की ज़रूरत करना पड़ेगा। संसाधन क्या कैसे किया जाएगा? कर इकट्ठा करके किया जाएगा, ठीक है ना। तो साम्राज्य में आपका देख रहे हैं कर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कर लेने के लिए एक आपका अधिकारियों की नियुक्ति होती है ना। जब बड़ा क्षेत्र है तो बड़े क्षेत्र से कर इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसके बाद संसाधन उससे तैयार किया जाएगा और सैनिक भी रखा जाता था, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। फिर साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, ठीक है ना। कुछ हिस्सों पे क्या किया जाता था कि आपका लोकल ढंग से भी शासन चलाया जाता है, जो वहाँ की परंपरा है, ठीक है ना, वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ का जो नियम है, उसी के अनुसार क्या किया जाता था, वहाँ पे आपका शासन चलाया जाता था, शासन किया जाता था वहाँ पे। प्रशासन वहाँ मतलब कि गांव का स्तर कहीं अलग अगर गांव है तो वहाँ की परंपरा और वहाँ के नियम के अनुसार क्या किया जाता था? प्रशासन चलाया जाता था। तो फिर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। फिर उसके बाद देखते हैं पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अब जो पाटलिपुत्र है, जो राजधानी है, उस पर तो सम्राट का, उसके आसपास के क्षेत्र पे सम्राट का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। मतलब यह हुआ कि इलाके के गाँवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था, ठीक है ना। मतलब कि सीधा जो जहाँ नियंत्रण था तो वहाँ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। किससे? किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए। बाकी जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे, ठीक है। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। देखिए, वेतन का बात भी आ गया। फिर संदेशवाहक क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र रखते थे। तो राजा के जासूस भी हुआ करते थे, ठीक है ना, और यही जासूस का खबर संदेशवाहक पहुंचाते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो राज परिवार और उसके वरिष्ठ जो मंत्री हैं, उसके सहायता से क्या करता था? नियंत्रण रखता था। बाकी मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे, ठीक है ना। एक तो मतलब कि हो गया आपका पाटलिपुत्र हो गया और उसके आसपास का इलाका हो गया, क्या हो गया? राजधानी पर सम्राट का सीधा नियंत्रण। बाकी कुछ छोटे छोटे प्रांत थे, ठीक है ना। इन पर तक्षशिला या उज्जैन, वो जो नगर प्रमुख थे तक्षशिला और उज्जैन, इन पर से यहाँ पर से नियंत्रण किया जाता था। जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और उसके बाद अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। तो उज्जैन, तक्षशिला क्या किया जाता था यहाँ पर? पाटलिपुत्रा से भी कुछ क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था। बाकी जो उज्जैन और तक्षशिला है नगर प्रमुख, ठीक है ना, वहाँ का जो प्रांत है, तो वहाँ पे क्या किया जाता था? जो उसके राजकुमार होते थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे उनको राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को माना जाता था। तो स्थानीय परंपरा और नियमों के अनुसार भी शासन किया जाता था। फिर प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र आता था। प्रादेशिक कार्य केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र आता था। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ देखिए, इसके बीच में आपको लगेगा, इस बीच में जो क्षेत्र है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ पे नियंत्रण यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, इस जगह पे कहीं नियंत्रण नहीं है, तो यहाँ पे जो नियंत्रण नहीं है तो क्या किया जाएगा? सिर्फ केवल रास्ते और नदी मार्गों पे क्या किया जाता था? नदी मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता था। तो ये जो देखते हैं हम कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, इन इलाकों पे में मौर्य
शासक क्या करते थे, सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ठीक है ना, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे वे इकट्ठा करते थे। अब देखिए, कुछ संसाधन कर के रूप में मिल जाते थे, कुछ भेंट वो उपहार के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि इस रूप में उनको कर मिलता था या फिर उपहार मिलता था। उत्तर पश्चिम से क्या मिलता था, कंबल, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम जो तक्षशिला का इलाका है वहाँ से क्या मिलता था, कंबल मिलता था। और दक्षिण भारत में जो नीचे का इलाका है तो वहाँ से कीमती पत्थर और सोने मिलते थे, है ना। तो इस सब के लिए, इस सब के रूप में उनको उपहार या फिर कर मिला करता था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए गए थे। नजराना तो समझ रहे हैं, उपहार, ठीक है ना। कर जो है जहाँ नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता है, वहीं नजराना क्या है, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक है ना। नजराने में स्वेच्छा से दिया जाता था, वहीं कर क्या है, नियम के तहत आपको रेगुलर देना पड़ता था, ठीक है। और राज्य का प्रशासन हो गया, साम्राज्य का। और अंत में एक इलाका और आता था जो जंगल का इलाका था। वहाँ रहने वाले लोग क्या थे, काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। अब जंगल में रह रहा है तो वहाँ वो स्वतंत्र ही है। अभी भी बहुत सारे जनजाति देखते हैं, उनसे यह बस उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी जब आएँ, ठीक है ना, तो उनको लकड़ी, हाथी, मधु, मोम जैसी चीज़ें ला कर दे दें, ठीक है ना, तो इससे संसाधन की कमी नहीं हो। फिर उसके बाद एक इसमें देखेंगे, चर्चा देखेंगे, राजधानी में तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का एक देखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कुछ घटित हो रहा था क्या। उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नाम का एक पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर था, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर था, उसी का राजदूत था चंद्रगुप्त के दरबार में, जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर जो कि पश्चिम एशिया यूनानी राजा था, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर था, इसका राजदूत था मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में था। तो मेगस्थनीज ने जो कुछ यहाँ देखा उसका विवरण किया, उसका विवरण लिखा था, ठीक है ना। तो हमें यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया करते थे, मतलब भ्रमण करना, है ना, कि जनता के बीच में भ्रमण करना। जनता के सामने कभी अगर सम्राट आए तो क्या क्या किया जाता था, शोभ यात्रा एक तरह से निकाला जाता था। और जैसे कि सोने का पालकी में ले जाया जाता था और उसके आसपास क्या होते थे, अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। मतलब हाथी जो है, तो हाथी क्या है आपका, सोने चांदी से उसका माला बनाया गया है, तो आसन बनाया गया है, इस तरह का बनाया गया था। और उसपे अंगरक्षक सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे, मतलब पेड़ों को भी लेकर के चलते थे। इन पेड़ों पर क्या होते थे, प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था, मतलब तोता को प्रशिक्षित किया जाता था, उसका झुंड रहता था उन पेड़ों पर, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे थे कहीं उन्हें उनकी हत्या नहीं करने की कोशिश करते, ठीक है ना। तो ये कोई भी साम्राज्य में राजा आपको दिखेगा, आपको ऐसा ही दिखेगा, वो मतलब हत्या करने का कोशिश हर बार होते रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो वो आपका डर हर साम्राज्य के हर राजा को रहता है, ठीक है ना। और उनके खाना खाने के पहले क्या है, खास नौकर उनके खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब देखिए इतना था, लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने लिखा था, एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, ठीक है ना। मतलब पाटलिपुत्र क्या था, 570 बुर्ज से घिरा हुआ था और उसमें 64 दीवार था, ठीक है ना, 64 दीवार था। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका मेगस्थनीज के नज़र में आपका पाटलिपुत्र और उनका जो निकलता था दरबार से जब जनता के सामने, तो किस तरह से निकलते थे, ये उसका नज़रिए से आपको आप देखें हम लोग। और अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है ना। तो अशोक एक अनोखा सम्राट है।
तो वो अनोखा सम्राट कैसे बना, ठीक है ना, अनोखा सम्राट कैसे बना। तो अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है ना, अशोक क्या थे, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है ना। और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। पहले जनता के पास अगर किसी राजा का संदेश पहुंचाना होता था तो वो क्या करता, नगाड़ा लेकर के वहाँ जा कर के आदमी से बुलवाता था, ठीक है ना, घोषणा करवाता था, उद्घोषणा करवाता था। लेकिन ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया, अभिलेखों पर अपने संदेश गुदवा दिए और लिखवाए, और वो मतलब कि वहाँ स्तंभ जा करके गाड़ दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, संदेश भी पहुँच गया और उसको पढ़ के भी सुनाया जाता था। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख क्या है, प्राकृत भाषा में और देवनागरी लिपि में है, ठीक है ना, प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादातर अभिलेख, अब क्या यहाँ पे ये आता है सवाल कि अशोक के अभिलेख क्या सिर्फ प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अशोक के क्या ज़्यादातर अभिलेख सिर्फ प्राकृत भाषा और अशोक के अभिलेख क्या सिर्फ प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि के अलावा भी है, जो ज़्यादातर जो है लिखा हुआ है बस वो प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। बाकी पाली भाषा है, ठीक है ना, पाली भाषा है ना, इंडो ग्रीक भाषा भी शामिल किया गया था। तो ये सब भाषा से भी लिखा गया है, लेकिन वही कुछ कुछ जगह पे जो आम जनों की भाषा बहुत ज़्यादातर क्षेत्रों में फैली हुई थी प्राकृत भाषा में, है ना, और देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। तो ये है कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ था, अशोक का एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में दिया हुआ है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, लगभग 1.5 लाख बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे, इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों हुआ दुख? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जन का बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। तो जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति देवान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं, ठीक है ना। तो जो मतलब कि निर्दोष है, एक तरह से जो अच्छा सोच रहा है, सगे संबंधियों मित्रों का मतलब कि मित्रता पूर्वक रहता है ना, दासों के प्रति उदार रहता है, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी युद्ध में मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से, ठीक है ना, लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म का संस्कृत शब्द क्या है? धर्म, मतलब धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म एक संस्कृत शब्द है जो कि धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको क्यों त्याग किया, वो लिखवा दिया, ठीक है ना, अभिलेख में लिखवा दिया, ठीक है। तो युद्ध की नीति से कहाँ पे पहुँच गए अशोक? धम्म की नीति पे। तो अभी तक हम क्या देखे, प्राकृत भाषा और देवनागरी भाषा लिपि में लिखी हुई रहती थी उनका ज़्यादातर अभिलेख, ठीक है ना, और जनता तक इस तरह से संदेश पहुँचाने वाले पहले शासक थे। अशोक का कलिंग युद्ध क्या है? कलिंग क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तटवर्ती उड़ीसा का क्या है? प्राचीन नाम है। जो वर्तमान में उड़ीसा है उसका तटवर्ती जो इलाका है तो वो कलिंग था। तो अशोक ने कलिंग जीतने के बाद के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। आप देखिए कि धम्म का यहाँ जो धम्म का अर्थ तो यहाँ धर्म है, तो इस धर्म में अशोक का धर्म क्या कहता था कि देवता की पूजा नहीं करना है, किसी कर्मकांड को नहीं मानना है, ठीक है ना। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दे। तो पिता के रूप में प्रजा को मानते थे, ठीक है ना। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, तो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उसमें संवेदना थी
उन्होंने साम्राज्य के अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग और कई बार टकराव पैदा हो जाता था, ठीक है ना। ये अभी वर्तमान में आपको ज़्यादा दिखता है कि उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। तो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो ये सब काम कहीं भी अभी ने मतलब कि छूटा है, ये अभी तक चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अशोक ने यह भी महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका क्या है, कर्तव्य है। किस रूप में, प्रजा के पिता के रूप में। इसलिए उन्होंने धम्म महात्म नामक ये देखिएगा धम्म महामत नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। तो धम्म महामत याद रखिएगा क्या करता है, वो जगह जगह जा करके धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म महामत अधिकारी का नाम है जो अशोक के मतलब कि अशोक का अधिकारी हुआ करता था और वो उसका काम क्या था, धर्म का शिक्षा देना जहाँ जगह जगह जाकर। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया, ठीक है ना। राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाया जाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। देखिए ये 4 नाम तो इम्पोर्टेंट एकदम रख लीजिए कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में दूत भेजे थे, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या कराई, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बना, मतलब कि समाज कल्याण का काम करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी, ठीक है ना। इसके अलावा भी चिकित्सा की व्यवस्था की थी आपका। और अपने प्रजा के लिए एक अशोक का संदेश है जो कि बहुत मतलब कि दमदार है एक तरह से। एक सेकेंड, फिर से ये क्या हो गया, है ना। ये जो संदेश है ना, इसको तो जब चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जब चाहे ये चीज़ आपको दिखेगा कि टकराव के समय क्या बात होता है, या भारत हमारा देश जो है क्या मूल क्या है भारत के, मतलब कि भारत का मतलब क्या है। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, सीधा बात बोल दिए, सॉरी। तो अशोक के द्वारा क्या कहा गया कि जो आप अनुष्ठान करवाते हैं, चाहे विवाह करना हो, बच्चों के जन्म पे या यात्रा शुरू करने से पहले, इस तरह का जो अनुष्ठान करवाते हैं, बीमार नहीं हो इसके लिए अनुष्ठान करवाना, बीमार हो गए हैं तो उसके लिए अनुष्ठान करवाना। तो इस तरह का अनुष्ठान जो कर्मकांड का, ये जो कर्मकांड के रूप में था, ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले लोग यदि क्या करें, दूसरे रीतियों को इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, दूसरे रीतियों के मानने के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके मतलब कि रीति क्या है, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को ध्यान देना। तो ये सब रीति अपनाना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा, दोनों ही बातें क्या है, गलत है। अगर कोई हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, और अगर यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई या दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात आता है। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें क्या है, गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, और यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई कर रहा है और दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वास्तव में वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है ना। और ये सब दिन बात यही सच है, ठीक है ना, यही सर्वोपरि है, ठीक है ना। अभी के समय में आप देखते होंगे बहुत जगह आपको सुनने के लिए मिलता है तो ये धर्म का वो है, वो धर्म का ये है। तो आप अपने धर्म से मतलब रखिए, वो अपने धर्म से मतलब रखेगा, और आप बड़ाई उसको बस आदर कीजिए, एक दूसरे के धर्म को आदर कीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करना एक थोड़ा सा अभी के समय में हो जाता है कि हम अगर उसके धर्म का आदर कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहा है। तो आप अगर उसके धर्म का आदर कर रहे हैं तो कुछ समय बाद उसको भी ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना। देखिए यहाँ एक दूसरे जो भाईचारा की नीति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा आतंकवाद का बात, ठीक है ना, आतंकवाद का बात आ जाएगा। तो आतंकवाद का तो कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा धर्म क्या है हमारा धर्म क्या है। तो वो तो मतलब कि अभी वर्तमान के समय में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब ही नहीं रहता है कि वो अपने भी धर्म के आदमी को मार देता है, वो आपके भी धर्म को आदमी को मार देगा, ठीक है ना। तो ये आतंकवादी उसी तरह से हमला करते हैं, ठीक है ना। उसका कुछ एक विशेष तरह से बस उनका एक होता है, विचार होता है, ठीक है ना, विशेष तरह के विचार से वो प्रेरित होते हैं, तो उस तरह से वो काम करते हैं। वरना वो काम कौन किस एंगल से सही लग रहा है ना। तो ये आपका चैप्टर इसमें आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एक अन्यत्र जगह की बात है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा सा पहले क्या था, 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राट को चीन का दीवार का निर्माण शुरू किया था। चीन के सम्राटों द्वारा क्या किया गया था, चीन के दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर पश्चिम की सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। तो उत्तर पश्चिम की चाइना जो है वो क्या करता था, उत्तर पश्चिम सीमा से बचने के लिए क्या किया, पशुपालक जो इधर रहते थे तो उससे बचने के लिए रक्षा करने का उपाय किया था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण करा गया चलता है। देखिए 2400 वर्ष पहले शुरू हुआ, ठीक है ना, और आज से 400 वर्ष पहले जाकर के अंत हुआ उस काम का। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही और यह दीवार लगभग में क्या है, 6400 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार, चीन का दीवार 6400 किलोमीटर लंबा है तथा पत्थर और ईंट से बना हुआ है। इसके ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा और हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक ही राजा से तो बनेगा नहीं, चीन का मतलब कि आते गया बनना चलते रह गया, ठीक है ना। तो ये आपका एंड होता है, ठीक है ना, चैप्टर 8। और चैप्टर 9 हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेंगे एक ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग देखते हैं ज़रा इसका जो है ना नोट्स जो है इसका हम अगले वीडियो में हम आपका कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है।